हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वो एक्सप्लेन करेंगे हम आपको। चैप्टर ना ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप चैनल में जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सेव है सारे चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो मनसब किसको कहते थे? मनसब जो थी क्या थी? रैंक थी। ठीक है, मनसब जो थी रैंक थी, है ना। मंगोल उज़्बेक्स और जो सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे। जो माराठा और राजपूत थे मारवाड़ के। नूरजहाँ जो थी जहांगीर की वाइफ थी। सूबेदार ही गवर्नर थे। ठीक है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, कैपिटल क्या थी? मिर्ज़ा हकीम की। मिर्ज़ा हकीम की कैपिटल थी काबुल। ठीक है, जो 5 टेकन सल्तनत थी तो उनमें से बेरार, खंडेस, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा थी। ज़ात डिटरमाइन करती थी मनसबदार की रैंक एंड सैलरी। सवार इंडिकेट करता था कि कितने कावली मैंने, मतलब कि जो कितने घुड़सवार हैं। ठीक है, अबुल फजल के जो अबुल फजल थे अकबर के फ्रेंड थे, जिन्होंने क्या लिखा था? अकबरनामा भी लिखा था, है ना। तो अबुल फजल जो थे अकबर के फ्रेंड थे, काउंसलर थे, जिन्होंने हेल्प किया था आइडिया फ्रेम करे। सुलेख-उल इनके आइडिया था, जो कि ना गवर्न करता था सोसाइटी को, कई सारे रिलीजन को, कल्चर को, कास्ट को। सुलेख-उल क्या था? यूनिवर्सल पीस था सुलेख-उल, जो ना मतलब कि टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, तो उसको डिटरमाइन करते थे। और ना जो अकबर जो थे तो वो टॉलरेंस रखते थे अदर रिलीजन के प्रति, है ना। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल प्रोविंसेस थी, कौन सी थी जो मुगल के अंडर थी? लाहौर। ठीक है, अनडिवाइडेड पंजाब की कैपिटल थी लाहौर। फिर ना पानीपत। पानीपत में 3 बैटल हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो पानीपत की तीन बैटल कौन सी थी। ठीक है, और जो दिल्ली थी, मथुरा, आगरा, अजमेर, मारवाड़, मेवाड़, डेक्कन एंड चित्तौड़। ठीक है, रिलेशनशिप क्या था मनसबदार एंड जागीर के बीच में? तो जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था एक, और इक्तादारी सिस्टम हुआ करता था, है ना। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था? जो रेवेन्यू असाइनमेंट था जागीर दिया जाता था। ठीक है, तो सैलरी के तौर पर रेवेन्यू असाइनमेंट जागीर, इसमें भी ज़मीन दी जा रही थी, और इक्तादारी सिस्टम में भी ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, मनसबदार जो थे रिसाइड नहीं करते थे एंड एडमिनिस्टर नहीं करते थे, जो सॉरी मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर। तो ना ही वो रिसाइड नहीं करते थे, मतलब जागीर में नहा नहीं रहा करते थे। दे सर्व इन अदर पार्ट, तो वो कहीं और रहा करते थे। ठीक है, और वहाँ पर रह करके वाइल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फॉर देम बाय देयर सर्वेंट। तो उनके जो सर्वेंट थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पर इक्तादारी सिस्टम जो दिल्ली सुल्तान्स में था, तो उसमें ना वहाँ पर रहा करते थे इक्तादार जो थे, और रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। तो मनसबदार जो थे रहते नहीं थे उस ज़मीन पर, और रेवेन्यू जो थे उनके सर्वेंट कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी वही उनकी सैलरी हुआ करती थी। ज़मींदार का क्या रोल था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ज़मींदार जो था ना, उनका रोल देखते हैं। ज़मींदार ना लोकल हेडमैन हुआ करते थे विलेज के, और पावरफुल चीफ्टियन हुआ करते थे, अपॉइंट किए जाते थे मुगल एम्पर के द्वारा। ठीक है, मुगल एम्पर जो कि राजा था उनके द्वारा, है ना। दे प्लेड अ रोल इन ऑफ सोर्स इन रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल, तो वहाँ पर ना वो एडमिनिस्ट्रेशन भी किया करते थे वैसे तो ज़मींदार, है ना। कलेक्ट करते थे टैक्स एंड ऑन प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्री, तो जो भी प्रोड्यूस था ना पीजेंट्री, जो किसान थे उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। और यही जो था मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल रूलर्स का। सारे राजा महाराजा थे ना, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही था, क्योंकि ना उस टाइम पर एग्रीकल्चर ही मेन एक्टिविटी हुआ करती थी। इन सब एरियाज ज़मींदार एक्सरसाइज करते थे ग्रेट डील ऑफ पावर। तो कई कई जगहों पर ज़मींदार के पास में और ज़्यादा पावर हुआ करती थी। और समटाइम्स ज़मींदार जो थे एंड पीसेंट ऑफ द सेम कास्ट साथ में आ जाते थे और रिवेल कर देते थे मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो ऐसा भी होता था। यहाँ पर हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस। तो क्या हुआ था, अकबर क्या करता था? रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ में डिबेट करते थे वो। उन्होंने जो मकताब खाना भी बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, सॉरी इबादत खाना, मकताब खाना तो ट्रांसलेशन ब्यूरो था, इबादत खाना बनवाया था उन्होंने, जहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स आया करते थे, डिफरेंट रिलीजन के जो लीडर्स वगैरह आते थे उनसे बातचीत किया करते थे। ठीक है, तो उनको पसंद था नए नए आइडियाज़ जानना। तो अकबर इंटरेक्शन होता था पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ, अकबर का इंटरेक्शन होता था जो डिफरेंट फेथ के पीपल्स रहते हैं। मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसिस्ड रिचुअल एंड डोगमा पर ऑफन बाइकर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डोगमा जो होते थे, जो क्या यहाँ पर ना अकबर का इंटरेक्शन हुआ जो अलग अलग फेथ के लीडर्स के साथ में, रिलीजियस स्कॉलर्स थे उनके साथ में। तो ये ना रिचुअल और डोगमा, डोगमा ना मतलब कि बिना रीज़न किए हुए आप किसी चीज़ को मान रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ना रूढ़िवादी प्रथाएं थी, तो बिना रीज़न के आप माने जा रहे हैं उसको। ठीक है, तो वो हो जाता है डोगमा। तो रिलीजियस डोगमा मतलब इन्होंने कुछ कह दिया। ये लोग क्या होते थे? बाइगर्स होते थे। बाइगर्स मतलब कि एक पर्सन है जो कि एक चीज़ को बस सही मानता है चाहे वो गलत भी हो। ठीक है, तो वो ना बस उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो ये लोग ना थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेडिकल टाइप के। तो रिचुअल और डोगमा को ना ये लोग एकदम ऐसे मानते थे, तो इनको बाइगर्स होते थे ये। ठीक है, तो मतलब कि डोगमा जो कह दिया है मान लो बस इस तरीके से, है ना। द टेक्निक्स बाय डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंग्स सब्जेक्ट। तो क्या होता था, जो बहुत सारे ना इन्होंने रिचुअल्स वगैरह बना के रखे थे डिफरेंट जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, तो इनकी टेक्निक्स की वजह से डिवीजन हो गया था और डिसहार्मनी हो गई थी जो सब्जेक्ट थे उनमें। सब्जेक्ट जैसे कि सिटीज जो हो गए ना, नागरिक, नागरिक नहीं, प्रजा, प्रजा कहलाएगी, है ना।
दिस लाइक टू द आइडिया ऑफ सुलह खुल। तो इसलिए ना जो अकबर थे और उनके फ्रेंड अब्दुल फजल थे, उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल पीस का आइडिया लेके आए सुलह खुल का, जिसका मतलब होता था टॉलरेंस एंड नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियल्म। जो उनके क्षेत्र में क्या होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और टॉलरेंस रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगा। दे फ्रेम्ड द विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ सुलह खुल, फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स, हॉनेस्टी जो है, जस्टिस पे, पीस पे इन्होंने फोकस किया, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। ये जो सिस्टम है गवर्नेंस का, ये फॉलोड किया गया जहांगीर एंड शाहजहां ने भी, ठीक है। जहांगीर और शाहजहां ने फॉलो किया था, फिर औरंगजेब ने फॉलो नहीं किया था। तो ये वाला जो आंसर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या था कि जो वाई डिड मुगल एम्फसाइजेस देयर तैमूरिद एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंडेंट। तो मुगल्स कहते थे कि वो तैमूरिद के डिसेंडेंट है, ना कि मंगोल के, ठीक है। तो डिसेंडेंट क्या होता है, डिसेंडेंट ना वंश एक ना, जैसे कि मंगोल जो तैमूरिद हैं, तैमूरिद के फिर और आगे आए, ठीक है, उनके बेटे, फिर उसके बाद में फिर ये लोग आए, तो ये लोग अपने आप को कहते थे हम इनके डिसेंडेंट है, ठीक है। मुगल एम्फसाइज करते थे देयर मुगल डिसेंडेंट, तो बोलते थे कि हम जो मंगोल डिसेंडेंट के नहीं हैं, क्योंकि ना जो किंगेज़ खान की मेमोरी एसोसिएटेड थी, बहुत ज़्यादा मैसेकर, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था किंगेज़ खान ने, और ये लिंक्ड था उज़्बेक्स से, दे आर मंगोल कॉम्पिटिटर। तो ये लोग ना, जो किंगेज़ खान था उज़्बेक्स से लिंक था, जो कि उनका मंगोल का कॉम्पिटिटर था। ऑन द अदर हैंड दे वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरिद एंसेस्ट्री। तो वो लोग ना प्राउड होते थे बहुत ज़्यादा तैमूरिद एंसेस्ट्री से, क्योंकि नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज विद ग्रेट एंसेस्टर, तो ये लोग ग्रेट थे जिन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली को 1398 में। ये लोग सेलिब्रेट भी करते थे जियोनोलॉजी पिक्चरिकली, ठीक है। ये लोग ना पिक्चर्स वगैरह बनवाया करते थे। ईच रूलर गेटिंग पिक्चर मेड ऑफ तैमूरिद एंड हिमसेल्फ। हमने देखा था चैप्टर में कि वो लोग पिक्चर्स बनवाया करते थे, ठीक है, जिसमें बाकी सारे तैमूरिद बैठे हुए हैं, वो वाले जो उनके राजा, और फिर बाकी सभी लोग साइड साइड में बैठे रहते थे, ठीक है। वो यहाँ पर बैठा रहता था और बाकी सब यहाँ पे साइड साइड में बैठे रहते थे। हमने ऐसी पिक्चर भी देखी थी। यहाँ पर हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। जो इनकम थी लैंड रेवेन्यू से, तो वो मेन सोर्स ऑफ इनकम थी, ठीक है। जो इनकम लैंड रेवेन्यू से, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ इनकम थी मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर वाज अ वेरी लार्ज, बहुत बड़ा था, एंड उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सारा फाइनेंस लगता था, ठीक है, और जो कि इसी रेवेन्यू से आता था। द लैंड रेवेन्यू जो था इंपॉर्टेंट था सैलरीज देने के लिए, सोल्जर्स को सैलरी देने, ऑफिशियल्स को, वेलफेयर वर्क फॉर दी कॉमन्स के लिए, वेलफेयर वर्क करने के लिए लोगों के लिए। लैंड रेवेन्यू प्लेड अ क्रूशियल रोल प्ले करते थे इनकी इकोनॉमी में, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि जो मुगल ना रिक्रूट करें मनसबदार को डाइवर्स बैकग्राउंड से, नॉट जस्ट ईरानीज़ एंड तुरानीज़ को नहीं, पर अलग अलग बैकग्राउंड से, क्योंकि जो मुगल्स थे ना रिक्रूट करते थे मनसबदार को डाइवर्स बैकग्राउंड से, नॉट जस्ट ईरानीज़ एंड तुरानीज़, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी रहे एम्पायर में। इसलिए तो जो कॉमन प्रॉब्लम थी ना, प्रॉब्लम जो कॉमन्स की थी, मतलब लोगों की जो दिक्कतें थी, तो उसकी समझ पाते थे ये लोग, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहा करते थे। अंडरस्टूड बेटर बाय द पीपल लिविंग देयर, दे केम हेयर टू रूल। तो वो लोग ना रूल करने आए थे, मेंटेन करने के लिए बैलेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज टू रिस्पेक्ट इट। दे रिक्रूटेड मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो वो रूल करने आए थे, उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री को रिस्पेक्ट भी करना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने मनसबदार को डाइवर्स बैकग्राउंड से रिक्रूट किया। दे ऑल्सो डोंट वांट द पीपल टू रिबेल अगेंस्ट देम। तो अगर वो ऐसा नहीं करते, तो मतलब कि कोई और उनके ऊपर रूल करने लगता, तो पीपल भी रिबेल करने लगते, ठीक है, और इशू हो जाता कॉमन मनसबदार और प्रिविलेज टू तुरानीज़। तो ना क्या हो जाता, अगेंस्ट दैम ऑन द इशू ऑफ कॉमन मनसबदार एंड जो प्रिविलेज दी जा रही है ईरानीज़ एंड तुरानीज़ को। एम्पायर इंडिया जो है टुडे इज मेड अप ऑफ द मेनी सोशल एंड कल्चरल यूनिट से बना हुआ है। डस ये चैलेंज था नेशनल इंटीग्रेशन में। इंडिया फॉलो करते थे कल्चर ट्रेडिशन ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। पीपल जो यहाँ पर रहते हैं यूनाइटेड हैं हार्ट से, एंड जो ना हम अपनी कंट्री जो है डाइवर्सिटी है, फिर भी साथ में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। दे कंसीडर देयर ओन कंट्री, हम मदरलैंड कंसीडर करते हैं अपनी कंट्री को। कैसे मदरलैंड कंसीडर करते हैं कि भारत माता कहते हैं ना, तो वही वो है, उनके पास में चूज़ करने के लिए राइट है, गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फ्रीडम है, ठीक है, सभी को अधिकार है कि वो जी सकते हैं अच्छे से, किसी और को हार्म ना पहुँचाएं, ठीक है। और यहाँ पर मुगल एम्पायर में ये सब नहीं था। हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, ठीक है, जिसमें हमारे स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, पर इंडिया जो है इंटीग्रेटेड कंट्री है। ये आप कट कर देना, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कंट्री है, ठीक है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू। आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।